हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा? हाँ बेटा बोलिए। हैं? स्क्रीन ब्लर हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? मेरे तो सर ब्लर हो रही है सर मेरे यहाँ पर। बाकी सब लोगों को? आप क्लियर है बेटा? सर अभी भी सेम है। मैं एक मिनट रिफ्रेश कर पाएंगे। आप लोग रिफ्रेश कर लो अपना अपना एक बार। वो रिफ्रेश कर लो ना, वो कर रहे हैं विश्वविया। ठीक है बेटा, राजदीप दिख रहा है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये अपना नया टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड दो चीजें हम लोग को यहाँ पे स्टडी करनी है। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, दूसरा हम लोग को एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल ये चैप्टर हम लोगों का क्लोज हो जाएगा। कल इसमें टेलीस्कोप एक टॉपिक बचेगा, टेलीस्कोप कल कर लेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप यानी कि किसी छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना या बड़े करके देखने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहा गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं और इसका अरेंजमेंट क्या है, इसकी मैग्निफिकेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि कोई अगर एक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लें और कॉन्वेक्स लेंस का ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली लाइन जो इस लेंस पर परपेंडिकुलर होती है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसके लिए इसके दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अगर इधर वाले फोकस को मैं F1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और इस साइड के लिए अगर हम देखें तो ये फोकस F2 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से रिप्रेजेंट किया जाए। तो जैसा कि ऑलरेडी ये टॉपिक हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में यदि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वह हाईली इनलार्ज होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। अगर ऑब्जेक्ट को F2 और O के बीच में कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो हाईली इनलार्ज बनेगी, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब ये है कि यह जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको मैग्नीफाई कर रहा है। तो बेटा वही चीज यहाँ पे हम लोगों को करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में इसी का यूज किया गया है, ठीक है बेटा? अब इसे मान लीजिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और उस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मान लो कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ AB। अब इस ऑब्जेक्ट का, हाँ बेटा बोलो। सर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच तो सर वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है ना शायद? हाँ वर्चुअल इरेक्ट, वही तो बोला मैंने कि इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे
तो हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, हाईली इनलार्ज तो सर इन्फिनिटी वाले में बनता है। नहीं, इनफाइनाइट पे नहीं बनता है, इनफाइनाइट पे नहीं बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है। इनफाइनाइट उसको ये भी बोल सकते हो, हाईली इनलार्ज का मतलब आप इनफाइनाइट बोलना चाहते हो कि इनफाइनाइट की जगह हाईली इनलार्ज बनेगा, लेकिन चलो ठीक है, हाईली इनलार्ज वर्ड ना यूज करके मतलब इनलार्ज बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग क्या बनाएं, इसकी इमेज बना करके देखें। तो देखिए, इसके ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे ऑफ लाइट को इस तरह से सेंड किया जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासेस थ्रू फोकस, यह फोकस से होकर के पास करती है। और दूसरी रे ऑफ लाइट को यदि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास किया जाए इस तरह से, तो यह विदाउट डेविएशन सेम पाथ पर यह निकल जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को विदाउट इंटरसेक्ट किए ये डाइवर्ज होती जा रही है, मतलब ये दूर होती जा रही है। तो अगर ऑब्जर्वर कहीं इधर खड़ा होकर के ऑब्जर्वर अगर इमेज देखना चाहे तो नीचे की तरफ में इमेज तो उसकी मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया, अब यहाँ तो ये क्या हो रहा है, ये तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और इमेज वहीं पे बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस साइड में तो कहीं नहीं बनेगी। अब इसको क्या करते हैं, अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस किया जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको बैक ट्रेस किया इस तरह से, ठीक सीधे में इसको इधर बढ़ाया, और इस वाली रे को भी मैंने इस तरह से बैक ट्रेस किया, तो ये दोनों जाकर के कहीं इस पॉइंट पर यहाँ पे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। मतलब ये हो गया कि इसकी जो इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वह इमेज कहीं यहाँ पे आकर के बन रही है, ये इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है बेटा, ये इमेज बनी, इस इमेज का नाम ए डैश और बी डैश मैं दे देता हूं, ए डैश बी डैश, ये इमेज का नाम दे दिया। अब अगर इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, यह ऑब्जर्वर अगर इस इमेज को डिस्टिंक्टली बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में अगर देख पाता है, तो आप लोग जैसा जानते हैं कि एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज कितना होता है बेटा, मालूम है आप लोगों को? मतलब एक हेल्दी आई या हेल्दी पर्सन की आई जिसमें किसी तरह कोई डिफेक्ट ना हो, अपनी आई से ठीक कितनी दूरी पर, कम से कम कितनी दूरी पर उसकी इमेज को या उसको क्लियरली वो देख सकता है। 25 सेंटीमीटर होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर से यदि कम होगा तो वह ऑब्जेक्ट उसको ब्लर दिखेगा, चाहे वह कितना भी हेल्दी पर्सन क्यों ना हो, उसकी आई कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो वो उसको ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज यहाँ पे बनी हुई है, ये इमेज इस व्यक्ति को, इस ऑब्जर्वर को बिल्कुल क्लियर दिख रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इमेज की डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस है जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, मैं इसको d मानता हूं और d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमने मान लिया, यह 25 सेंटीमीटर पे ये इमेज बनी हुई है। और ये तो ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे u लिख दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फार्मूले लगाते हैं कि इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई किया गया। मैग्निफिकेशन तो दिख रहा है कि मैग्नीफाई हुआ है, लेकिन कितना मैग्नीफाई किया गया, अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये होता है बीटा अपान अल्फा। क्या होता है बेटा, बीटा अपान में अल्फा, जहां पे बीटा क्या है, तो बीटा ऑब्जेक्ट की टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने वाली लाइन और
प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल जो है यह बीटा कहलाता है। क्लियर होगी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट इमेज की टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल ये बीटा कहलाता है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट की टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल ये अल्फा कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो ऑब्जेक्ट के टॉप और इमेज की टॉप को मिलाने वाली लाइन सेम आ रही है। इसका मतलब कि ये अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है। अगर सेम हो गई तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, m इक्वल टू 1 आ गया। m इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो मैग्निफिकेशन, मतलब ये कोई भी मैग्नीफाई इस लेंस के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो मैग्नीफाई किया गया है। इमेज जो है इतनी बड़ी है, हमारा ऑब्जेक्ट इतना छोटा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे एक कंसीडरेशन किया जाता है, और वह कंसीडर ये किया जाता है कि जिस पॉइंट पर, जिस डिस्टेंस पर इमेज हमारी क्लियर बनी हुई है, हम मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को उठा करके उस डिस्टेंस पर रखा गया है। मतलब अगर ए डैश पर बना हुआ है, ए डैश जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है या वी डिस्टेंस पे है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी देर के लिए कंसीडर करूंगा कि यह ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को सीधे यहाँ पे ला करके शिफ्ट कर दिया गया है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, जिसको मैं ए डैश सी नाम दे देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट के टॉप को यदि मिला दिया जाए ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो अब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को हम लोग अल्फा कहेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि बीटा जो है अल्फा से बड़ा है। हियर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी क्योंकि बीटा बड़ा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मैग्नीफाई किया गया है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वह मैग्नीफाई की गई है। अब इसको कैलकुलेट हमें करना है कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है। तो देखिए बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। अब आप जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, देयरफॉर अल्फा को, tan अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, एंड tan बीटा को हम लोग बीटा लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस tan बीटा की जगह पे, बीटा के प्लेस पे tan बीटा और अल्फा के प्लेस पे tan अल्फा ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा अपान में tan ऑफ अल्फा। ये मिल गया हमें। अब देखो बेटा tan बीटा की वैल्यू आपको यहाँ से ट्रांसफर करनी है, तो tan बीटा कौन सा ट्रायंगल में हम देखें, OAB में tan बीटा अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब AB अपान में AO, तो ये हो जाएगा AB अपान AO होल अपान। अब tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए हम देखेंगे ट्रायंगल OA'C, tan अल्फा इक्वल टू, तो A'(C) अपान में A'(O), A'(C) अपान में A'(O), ये ऐसा मिल जाएगा हमें। अब बेटा देखो यहां से जो A'(C) है वह AB के ही इक्वल है। देखो ध्यान से, A'(C) और AB दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB अपान में AO इंटू ये रेसिप्रोकल होकर क्या चला जाएगा, A' ऊपर चला गया और A'(C) नीचे आया। अब A'(C) और AB इक्वल हैं, तो A'(C) से AB कैंसिल हो गया। और आप इसका रीजन मेंशन कर दो कि सिंस A'(C) इक्वल टू AB, ये हमें मिल गया यहाँ पे। अब कुल मिलाकर के m इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, m इक्वल टू A'(O) अपान में AO। देखो बेटा ध्यान से, A'(O क्या है, A'(O जो है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब साइन कन्वेंशन अगर यूज किया जाए तो
जो रे ऑफ लाइट है वह लेफ्ट से राइट जा रही है और डिस्टेंस मेजरमेंट जो हो रहा है राइट से लेफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब वी का साइन क्या आ जाएगा, माइनस का वी अपान में ए ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए ओ ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस क्या आ रही है, निगेटिव, क्योंकि ओ से हम लोग लेफ्ट साइड आ रहे हैं जबकि रे ऑफ लाइट राइट साइड जा रही है। तो ये भी हो गया माइनस का यू, माइनस से माइनस कैंसल, तो एम इक्वल टू क्या मिल गया, वी अपान में यू। ये मैग्निफिकेशन मिला, ये मैग्निफिकेशन हमें मिल गया। लेकिन इसको हमें अब ऐसे कैलकुलेट करना कि इस ऑब्जेक्ट इस लेंस के द्वारा कुल कितना मैग्नीफाई किया गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए, इमेज की डिस्टेंस चाहिए, दोनों चाहिए, तो दोनों को कैसे हम मेजर कर पाएंगे। अब इसके लिए एक दूसरा हम फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे लेंस फार्मूला मैं यूज कर देता हूँ। लेंस फार्मूला बाई लेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी से। लेंस फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, लेंस फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पढ़ चुके हैं हम लोग, ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे v/u इक्वल टू m है, मैं इसको v/u बना रहा हूं। v/u बनाने के लिए दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई v ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई v ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करने पर, तो देयरफॉर v/f इक्वल टू v/v माइनस v/u। अब ये तो हो जाएगा v/f इक्वल टू v/v, ये 1 हो जाएगा, माइनस v/u। तो v/u के प्लेस पे बेटा यहाँ से m लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दो m। अब हमें m चाहिए, तो m को इधर लेके आओ और इसको उधर भेज दो, तो m इक्वल टू 1 माइनस v/f। क्लियर है बेटा सबको, ये कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, v की वैल्यू ट्रांसफर करनी है बेटा, तो आप यहां से ध्यान दो, देखो v इक्वल टू में d है और d कितने के बराबर है, तो 25 सेंटीमीटर। तो हमें 25 सेंटीमीटर नहीं लिख रहा है बट अंडरस्टूड है, क्योंकि ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज की है, ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। मैं v के प्लेस पे d लिख रहा हूँ, d का मतलब है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज। d जो है आप यहां से लेफ्ट साइड में आ रहे हो, लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हो, तो इस d का साइन क्या होगा, निगेटिव, तो आप यहाँ पे v की जगह पे माइनस का d ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस d अपान में f, तो ये हो जाएगा 1 प्लस d अपान में f। ये मिल गया f की वैल्यू। देखो बेटा ध्यान से, यही इस लेंस के द्वारा मैग्नीफाई किया गया है। अब इसमें बहुत सिंपल तरीके से, बाकी कुछ भी आपको नहीं चाहिए, d की वैल्यू अंडरस्टूड है कि d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस है। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ हमें पता चल जाए तो उस लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई कितना किया जाएगा, आप इसको इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। d के प्लेस पे आपको 25 सेंटीमीटर लिखना है। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया क्या सर? हाँ बेटा बोलो। सर कनकेव के लिए क्या करेंगे? हैं? कनकेव के लिए सर माइनस रहेगा ना? नहीं समझ आया बेटा, एक बार और बोलो, क्या बोल रहे हो? कनकेव लेंस हो तो कनकेव लेंस हो, तो कनकेव लेंस हो तो बस उसके हिसाब से हम लोग को करेंगे। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। तो वो स्टार्टिंग का जो मैग्निफिकेशन वाला है सर, वो एक बार बता दीजिए। ये वाला? हाँ सर, बीटा और अल्फा वाला वो क्या है सर? ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है बेटा। लीनियर मैग्निफिकेशन भी मैंने पढ़ाया। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या पढ़ाया आपने? लीनियर मैग्निफिकेशन में पढ़ा था कि हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज अपान में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन तो बाद में आ गया, हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करा था। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, यही लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो tan अल्फा के बराबर
tan अल्फा के बराबर, ये मैथमेटिक्स है बेटा, यहाँ पे मैथ यूज किया गया है। अगर कोई एंगल बहुत छोटा ले लिया जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो अगर उस एंगल के साथ में tan अल्फा लगाते हैं या tan कितना भी डिग्री हो, अगर एंगल बहुत छोटा है तो वह tan अगर अल्फा है तो अल्फा मान लिया जाएगा, tan बीटा है तो बीटा मान लिया जाएगा, sin अल्फा है तो sin अल्फा मान लिया जाएगा। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। इफ अल्फा टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है बट यदि जीरो के नियरर हो जाए तो tan अल्फा को अल्फा हम कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर। अरे भाई ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर अल्फा बहुत छोटा हो जाए, आपको इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको ये याद करने वाली बात है, सिंपल सी बात है, याद करने वाली है कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो tan अल्फा को आप अल्फा लिख लो। ओके सर। हाँ, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कि ये अगर आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है बट जीरो के नियरर है, तो tan जो थीटा होगा ये अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा? ये बात क्लियर हो गई क्या? ओके सर। अगर sin थीटा होगा तो थीटा मान लिया जाएगा। ओके सर। और सर अल्फा बीटा आपने एंगल कौन से सर? हाँ, अल्फा बीटा हमने कौन सा एंगल लिया है? देखो, इमेज की टॉप को अगर ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया जाए, इमेज की टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया जाए, तो उस लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल, वो बीटा कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के टॉप और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाला लाइन, मतलब ऑब्जेक्ट की टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया जाए और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो अल्फा कहलाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ये ऑलरेडी ये दोनों, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये tan मतलब अल्फा बीटा अगर स्मॉल हो, या जो ये हम लोग अल्फा बीटा देख रहे हैं, वो पीछे के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आ चुका है। रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस वाले में देखना, उसमें दो कॉन्सेप्ट मैंने कराया है, दोनों में ये सारी चीजें आ चुका है। ठीक है? ओके सर। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एंगुलर मैग्निफिकेशन और